Hi, today is 23rd of January 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper. Today we will see the topics like Citizenship Amendment Act 2019, second would be Nirbhaya case convicts, third would be Democracy Index, India का रैंक ड्रॉप हुआ है 51st प्लेस, फोर्थ वुड बी अबाउट फॉग्स, देन विल हैव अ टॉक ऑन जम्मू एंड कश्मीर, टूरिज्म गुलमर्ग, देन विल सी आधार कार्ड, Vyomitra, 8th would be facial recognition technique, 9th would be Pathalgadi movement in Jharkhand, 10th would be ending inaction about anti-defection law, 11th would be playing with learning. We'll have a look on ASER report 2019. Then we'll have a look on the flawed spin to India's cotton, genetically modified BT cotton. Then we'll see Think Climate Change Action Global, COP25, then COP26. We'll have a talk on Myanmar and China relations. Then we'll see Untapped Soft Power about movies. Mumbai Open 24/7, Bal Shakti Award 5 to 18 years old, Coronavirus, US EU trade war, and the 20th would be RBI and 21st would be BS6 norms. So we'll have all these 21 topics. We'll have a look in next 20 to 25 minutes. Let us start. The first is the Supreme Court refuses to stay citizenship law without hearing the government. ये जो Citizenship Amendment Act 2019 है, ये क्या है? See, yesterday we talked about NPR, National Population Register, NRC, Aadhaar, Census 2021. अब ये जो CAA 2019 है, इसमें कुछ अमेंडमेंट किए हैं. इंडिया में जो सिटीजनशिप होती है वो पार्ट 2 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11. इंडियन सिटीजनशिप आपको मिल सकती है बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटोरी. नाउ ये जो क्राइटेरिया है ना नेचुरलाइजेशन का, इस क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस हुए हैं. नेचुरलाइजेशन के लिए पहले अराउंड 11 ईयर्स ऑफ टाइम आपको इंडिया में स्पेंड करना पड़ता था. ये 11 साल से कम कर दिया है 6 ईयर्स. ये रिलैक्सेशन दिया है. किनको दिया है ये रिलैक्सेशन? दिस रिलैक्सेशन हैज बीन गिवन टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान. इन 3 कंट्रीज के, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इन 3 कंट्री के ये जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, इनको 11 की बजाय 6 साल में फास्ट ट्रैक्ड सिटीजनशिप मिल सकती है इंडिया में. अब ये जो पीपल हैं, दे आर नॉट इंडियंस, दे आर फॉरेनर्स, दे आर रिफ्यूजीज हियर इन इंडिया, और ये ऑलरेडी 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया में आ चुके हैं. नाउ इसमें जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो ये है कि मुस्लिम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस रिलैक्सेशन क्राइटेरिया. गवर्नमेंट बोलती है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनका स्टेट रिलीजन ही इस्लाम है. सो ऐसा अनयूजुअल है कि एक इस्लामिक स्टेट में मुस्लिम परसिक्यूटेड माइनॉरिटी में रहेंगे. नाउ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर इंडिया है हमारा. गवर्नमेंट बोलती है नो डिफरेंशिएशन अमंग इंडियन सिटीजन्स वुड बी मेड. इंडियन सिटीजन्स में किसी भी टाइप का रिलीजन बेस्ड कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा. इसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वायलेंस भी हुआ है. सुप्रीम कोर्ट में अब ये पिटीशन फाइल हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा कि हम इस मैटर को रेफर करेंगे, विल हियर दिस मैटर, बट फर्स्ट वी वांट टू हियर द गवर्नमेंट, और इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उसके लिए एटलीस्ट 5 जजेस होने चाहिए. तो ये जो 5 जजेस होते हैं ये फॉर्म करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को. So this is Supreme Court refuses to stay citizenship law without hearing the government. Now, this is the second article. Center seeks guidelines on execution of convicts. देखो, निर्भया केस हुआ था, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था 2012 में. निर्भया गैंग रेप केस में 1 कॉन्विक्ट वॉज माइनर, तो वो लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइम, तो ही गॉट स्कॉट फ्री. जो दूसरे थे उनको मिला कैपिटल पनिशमेंट. कैपिटल पनिशमेंट का मीनिंग होता है डेथ पेनल्टी. अब जब डेथ पेनल्टी मिलती है ना, तो जो सेशन कोर्ट ने डिसीजन लिया था इसके अगेंस्ट इन कॉन्विक्ट ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, जो रिजेक्ट हो गया. क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया, वो भी रिजेक्ट हो गया. अब ये मर्सी प्ली की बात कर रहे हैं.
इंडिया में आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मर्सी पिटीशन का, मर्सी प्ली का पावर रहता है। इसमें प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन पे इन कॉन्विक्ट्स को एक बार फ्रेश इनका केस हियर कर सकता है। प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डिसीजन। नाउ प्रेसिडेंट के जो पार्डन पावर होते हैं ना, वो 5 कैटेगरी में होते हैं। फर्स्ट इज पार्डन। पार्डन मतलब कंप्लीटली स्कॉट फ्री। कॉम्यूट मतलब चेंज द फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज कॉम्यूट। रेमिशन मतलब जो पनिशमेंट है उसको रिड्यूस कर दिया है। रिप्राइव का मतलब होता है जो पनिशमेंट है उसमें टेम्पररी डिले किया है। और रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब होता है रिड्यूस ऑन स्पेशल ग्राउंड, किसी स्पेशल ग्राउंड के कारण उसके पनिशमेंट को रिड्यूस किया है तो वो रिस्पाइट होता है। रेमिशन नॉर्मल ग्राउंड में होता है। रिप्राइव मतलब टेम्पररी डिले होता है। कॉम्यूट मतलब वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड पार्डन मीन्स फ्री। अब ये जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के, इनका भी जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल होता है। नाउ यहाँ पे ये बात हो रहा है कि ये जो कॉन्विक्ट्स होते हैं, ये लॉज हैं, इनके लूप होल्स में खेलते हैं। और जो इंडिया में लॉज भी है ना, ये कॉन्विक्ट्स को ज़्यादा फेवर करते हैं। अक्यूज्ड सेंट्रिक रूल्स हैं। तो यहाँ पे इनका 2012 में डिसीजन आया था, 2013 में इनका कॉन्विक्ट को डेथ रो दिया था, अब 2020 हो रहा है, इतना सारा डिले हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये सजेस्ट करती है कि 7 डेज़ का विंडो मिलना चाहिए टू फाइल पिटिशन। अगर उसमें फाइल नहीं किया तो अननेसेसरी हमें डिले नहीं करना चाहिए। टाइम बाउंड एक्शन इज रिक्वायर्ड। सो दिस इज द सेकेंड न्यूज़ आइटम। नाउ दिस इज द थर्ड वन। इंडिया ड्रॉप रैंक्स इन डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये एक यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसने ये सारे पैरामीटर्स देखे, इलेक्टोरल प्लूरलिज्म, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर एंड सिविल लिबर्टीज़, इन सब में उसने स्कोर दिया और ओवरऑल इंडिया का स्कोर थोड़ा कम हो गया है और अब हम 51st रैंक में हैं। रीज़न ये है कि बिकॉज पास्ट सम टाइम बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं और गवर्नमेंट ने इंटरनेट बैन किया था एट्सेट्रा, दैट इज़ वाई इंडिया का रैंक थोड़ा कम हो गया है। सो दिस इज़ पेज नंबर 1। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 2, दिस इज़ पेज नंबर 3। ये है हमारी इंडियन रेलवे, और ये इंडियन रेलवे में मॉर्निंग में ये पूरा फॉग हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय फॉग? फॉग बेसिकली एक लो लाइंग क्लाउड्स होते हैं, जैसे बादल होते हैं ना, वो जब जमीन की सतह पर आ जाते हैं, दे आर कॉल्ड लो लाइंग क्लाउड्स। एक स्ट्रेटस क्लाउड के जैसे को हम मान सकते हैं कि वो फॉग फॉर्मेशन कर रहा है। नाउ ये जो फॉग्स होते हैं ना, ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं एयर में। इनकी कैटेगरी हो सकती है लाइक रेडिएशन फॉग, एडवेक्शन फॉग, वैली फॉग एट्सेट्रा। अब ये फॉग होता है तो विजिबिलिटी पुअर हो जाती है। विजिबिलिटी पुअर होती है तो ट्रेन्स का ऑपरेशन स्लो हो जाता है। और हम देखेंगे विंटर्स में जो नॉर्दर्न रेलवे होती है, इसमें सारी ट्रेन्स बहुत डिले होती है, 10 आवर डिले, 12 आवर डिले। गवर्नमेंट रेलवेज अभी एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही है, फील्ड ट्रायल कर रही है ट्राई नेत्रा का। ट्राई नेत्रा क्या है? टेरेन इमेजिंग फॉर ड्राइवर्स, इंफ्रारेड एनहेंस्ड ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेड। बेसिकली ये सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स पे काम करेगा, रडार इमेजिंग करेगा, और जो ट्रैक है इसमें अप टू 2 किलोमीटर तक अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो वो ये इवन ज़ीरो विजिबिलिटी में भी उसको रीड कर लेगा। इससे क्या होगा? ट्रेन का जो लोकोमोटिव पायलट होगा वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा विजुअल्स पे, और इससे हमारी ट्रेन इंस्पाइट ऑफ फॉग भी टाइम पे रन कर सकेंगी। अभी इसके फील्ड ट्रायल्स चल रहे हैं एंड सून इट वुड बी कम एंटर्ड इनटू प्रैक्टिस। नाउ दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट बाय जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म। ये जो जगह है ना गुलमर्ग, ये है कश्मीर में, ये एक हिल स्टेशन है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। ये मीडोज़ हैं, फ्लावर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्कीइंग की फैसिलिटीज़ है इंडिया में। टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर का मेन स्टे है, जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी का। सो दिस इज़ पेज नंबर 3। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 4 एंड दिस इज़ पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7। आधार कार्ड नॉट नीडेड टू बाय दिस। व्हाट डज इट मीन बाय आधार कार्ड? और ये इतना ज़रूरी क्या है कि जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रही है, सर्विसेज दे रही है, उसमें आधार कार्ड इतना मैंडेटरी क्यों हो गया है? आधार कार्ड बेसिकली एक 12 डिजिट का बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होता है। मैं जो भी हूँ उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? बाय दिस आधार कार्ड। मेरे आइरिस, फिंगरप्रिंट, फेशियल, इन सब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हु द पर्सन इज़।
अब एक बार पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो आप उसको सर्विसेज, आप उनको सब्सिडी, आप उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। इससे जो डुप्लीकेशन था, बोगस अकाउंट्स थे, वो सब एलिमिनेट हो जाते हैं। सो आधार इज़ अ गुड थिंग। आधार जो है ये UIDAI बॉडी बनी थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT के अंदर आती है, और आधार एक्ट 2006 ने इसे बिल्ड किया है। बैकिंग यहाँ से आती है आधार एक्ट 2016 से। इसका पूरा नाम है एक्ट का टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। मींस जो बेनिफिट्स और सर्विसेज देनी है हमें नीडी पीपल को, उसके लिए हम आधार एक्ट में आइडेंटिफिकेशन इजीली कर सकते हैं बेनिफिशियरीज का। इससे एलिमिनेशन हो जाता है डुप्लीकेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आधार इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग। प्राइवेसी और मिसयूज के इसके केसेस आते हैं, वी नीड टू आयरन देन माउंट। बट अगर हम ओवरऑल देखें ना, तो आधार ने काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट पहुंचाया है। जो भी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, दे शुड बी इंक्लूसिव, दे शुड नॉट बी एक्सक्लूसिव। नाउ दिस इज पेज नंबर 7, दिस इज पेज नंबर 8। मीट व्योम मित्र, फर्स्ट इंडियन वुमन टू राइट टू स्पेस। अब इंडिया गगनयान एक मिशन लाने वाला है। अभी हमने चंद्रयान देखा था ना, 2008-9 में चंद्रयान 1 आया था, 2019 में चंद्रयान 2 आया था। अब गगनयान आएगा 2022 में। इसमें रियल एस्ट्रोनॉट्स होंगे, मतलब जो इंडियन हैं वो स्पेस में जाएंगे। पहले इंडियन कौन है? राकेश शर्मा। अब जो दूसरा हम फिर से इंडियन को हम स्पेस में सेंड करेंगे। ये मिशन होगा अगस्त 2022 में। बट इसके पहले हमें ट्रायल फ्लाइट्स चाहिए होंगी। ये ट्रायल फ्लाइट्स होंगी 2020 एंड 2021 में। ये GSLV रॉकेट के थ्रू होंगी। इनमें जिस ह्यूमनाइड को हम सेंड करेंगे उसका नाम है ये व्योम मित्र। ये ह्यूमन रोबोट है, व्योम मित्र नाम है। ये इन दोनों फ्लाइट में इसको हम सेंड करेंगे, और फिर ये वहाँ पे पैरामीटर्स चेक करेंगे एंड उसका फिजिबिलिटी चेक करेंगे, सो दैट जब अपन रियल एस्ट्रोनॉट को 2022 में सेंड करें तो वो मिशन सक्सेसफुल हो जाए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन फॉर वी इंडियंस। नाउ दिस इज पेज नंबर, इन द सेम पेज वी हैव पोल पैनल सक्सेसफुली टेस्ट फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक। फेशियल रिकॉग्निशन मीन्स जैसे अभी हमने आधार में देखा था ना, इस फेशियल रिकॉग्निशन से टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है। सी, टेक्नोलॉजी इज़ अ डबल एज सॉर्ड। इसके बेनिफिट्स भी हैं, इसके लॉसेस भी हैं, यूजेस भी हैं, मिस यूजेस भी हैं। बट यूजेस ज़्यादातर ज़्यादा होते हैं देन मिस यूजेस। अब ये जो 10 पोलिंग स्टेशन है ना, ये यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, मशीन लर्निंग। मोबाइल फ़ोन से ही ये टेस्ट कर रहे हैं जो वोटर्स वहाँ पे वोट डालने के लिए आ रहे हैं। इससे क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है और ऑथेंटिकेशन ईजी हो जाता है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसने वहाँ के एडिशनल एड दिया है पर्सनल को ऑन इलेक्शन ड्यूटी एंड नॉट इन ल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। सो ये एक ट्रायल बेसिस में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो दिस इज पेज नंबर 8 एंड दिस इज पेज नंबर 9। डू यू नो व्हाट इज दिस पत्थल गड़ी मूवमेंट? पत्थर को इन्होंने गांव के सामने गाड़ दिया और उस पत्थर में लिखा हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ पे हुआ? ये झारखंड एरिया में बेसिकली हुआ है। जो ट्राइबल्स हैं झारखंड में, उन्होंने एक पत्थर को इंस्टॉल कर दिया आउटसाइड देयर विलेजेस। इस पत्थर में लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ग्राम सभा एक ऑटोनोमस यूनिट की तरह काम करेगी। प्राइमरी पंचायती राज एक्ट आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, पर जो ट्राइबल एरियाज थे वहाँ पे हम लेके आए थे पेसा एक्ट, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया 1996 में। इसने इन शेड्यूल्ड एरिया को PRI से एग्जेम्प्ट किया था और ये कहा था कि यहाँ पे ग्राम सभा एक ऑटोनोमस यूनिट की तरह काम करेगी। अब ये जो ट्राइबल्स होते हैं ना, अक्सर इनका लैंड ले लिया जाता है, मिसयूज हो जाता है, लैंड एक्विजिशन होता है, इनके जो फॉरेस्ट राइट्स हैं उसका मिसयूज होता है। सो दैट इज़ वाई उन्होंने कहा था कि हमको ऑटोनॉमी चाहिए। बट ये जो है ये एक पार्शियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें नक्सल लिंकिंग भी आया था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी recognize and honor the rights of tribal people. Now this is editorial. The first one is ending inaction. Inaction मतलब काम नहीं करना। अब जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, ये 1985 में आया था, ये 10th शेड्यूल में है। स्पीकर को डिस्क्रिशनरी पावर होती है इस पे डिसाइड करने की। डिफेक्शन का मीनिंग ये होता है कि आपने एक पार्टी से चुनाव लड़ा, आप उस पार्टी की बात नहीं मान रहे हो, उसके अगेंस्ट जा रहे हो पॉलिसीज़ में, तो वो पार्टी आपको डिफेक्ट कर सकती है। तो इससे पहले क्या होता था, कुछ लोग हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे थे, वो
सीट्स के लिए, मनी के लिए वन पार्टी टू अनदर पार्टी जंप करते थे, आया राम गया राम टाइप। इससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती थी। तो 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ आया और इसने इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को एड्रेस करने की कोशिश की थी। बट अब क्या हुआ कि इसका जो रिजल्ट्स होते हैं, इसका जो डिसीजन मेकिंग है, वो पावर गया स्पीकर के पास। स्पीकर को रहना चाहिए इम्पार्शियल और डिसीजन भी क्विक देना चाहिए। ये दोनों चीज़ें नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन लिया कि जो स्पीकर है उस स्पीकर को रिप्लेस करो एक ट्राइब्यूनल पे। वाई? बिकॉज स्पीकर कुड बी इम्पार्शियल, पार्शियल हो सकते हैं स्पीकर। स्पीकर को लीगल अंडरस्टैंडिंग की समझ कम हो सकती है और इससे जो प्रोसेस है वो स्पीडन अप हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ स्पीकर ये पावर आप ट्रांसफर कर दो ट्राइब्यूनल पे। सेकंड, इसमें ये ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो लोकसभा के स्पीकर को कोई डायरेक्शन दे सके। ये जो लोकसभा है उसकी जो ऑटोनॉमी है उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। एनीवे, इसमें ये जो हमारा मेन पर्पज़ है इस पूरे एंटी डिफेक्शन लॉ का, और किहोतो होलोहन केस में भी ये बात उभर के आई थी कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसको स्टॉप करना है, हमें स्टेबिलिटी लानी है पॉलिटिकल सिस्टम में। किहोतो होलोहन केस में एक बात और कहा था कि जो स्पीकर का डिसीजन होता है दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जज उसको रिव्यू ले सकते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ अगेंस्ट डिफेक्शन इन लेटर एंड स्पिरिट इज व्हाट वी वांट इन प्रेजेंट टाइम। नाउ दिस इज प्लेइंग विद लर्निंग। ASER है, इसकी रिपोर्ट आई है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019। इसमें यह है कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनमें कॉग्निटिव स्किल्स कम हो रही है, स्पेशली जो आंगनवाड़ी के आते हैं, रूरल एरियाज से आते हैं, दे आर लैगिंग बिहाइंड। प्री स्कूल्स आर फेलिंग इन प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इसका दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि जो जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपको 6 ईयर ओल्ड बच्चा होना चाहिए, बट हमारे यहाँ ऐसा देखने में आया है कि जो बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुँच जाते हैं वो अंडर एज होते हैं, और जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है इन द ग्रोइंग फेज दैट वेरी मच डिपेंड्स अपॉन एज। अगर एज कम है तो वो इतना लर्निंग नहीं कर पाता है बच्चा। सेकेंड जो चीज़ आती है वो आती है टीचर्स में। टीचर्स जो होते हैं ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं इन एनी एजुकेशनल करिकुलम। इट इज़ नॉट टेक्नोलॉजी, इट इज़ नॉट मनी, इट इज़ नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ द टीचर जो हार्ट एंड सोल होता है एंटायर एजुकेशन सिस्टम का। हमें ज़रूरत है इन टीचर्स को ट्रेनिंग देने का और इनका एप्टीट्यूड अच्छा रखने का। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है किसी भी टीचर में वो होती है उसका मोटिवेशन लेवल कितना है, वो कितना इंटरेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स में, कितने एफर्ट्स डाल रहा है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वी नीड टू अडेप्ट क्रिएटिव लर्निंग। जो 3 to 6 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चे हैं इनको क्रिएटिव लर्निंग देने की ज़रूरत है। देयर इज़ नो डर्थ ऑफ लिटरेचर ऑन व्हाट वर्क्स फॉर क्रिएटिव टीचिंग एंड लर्निंग। सर्व शिक्षा अभियान ने काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है। वॉट वी नीड, वॉट रिमेन्स इज फॉर गवर्नमेंट टू शो कमिटमेंट। कमिटमेंट की ज़रूरत है टूवर्ड्स एजुकेशन। नाउ दिस इज अबाउट बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? ये हाइब्रिड है। कॉटन जो होता है उसका एक हाइब्रिड सीड्स बनाते हैं। ये हाइब्रिड सीड्स मतलब दो पेरेंट्स होते हैं उनका क्रॉस करते हैं और हाइब्रिड बन जाते हैं। ये जो हाइब्रिड होते हैं ना ये नॉन प्रोडक्टिव होते हैं, मींस इनके सीड्स को आप फर्दर यूज़ नहीं कर सकते हो। ये सीड्स वन टाइम यूजेज के लिए होते हैं। तो 2002 में जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस हुआ। आज की डेट में ये 95% यूजेज इसी से हो रहा है। इसके सीड्स वन टाइम यूज़ है, मतलब ये जो सीड्स प्राइवेट सेक्टर बना रहा है उसे इन सीड्स से काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। इंडिया में ऑल्दो जो कॉटन है उसका रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, 354 लाख बेल्स प्रोड्यूस हुए थे। बट ये जो हाइब्रिड्स हैं ना ये ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं इन फार्मर्स एंड इन फार्मिंग सिस्टम। फार्मर स्ट्रेस इज ऑन हाई नाउ। इसमें इन्होंने ये बोला है कि हमने क्यों नहीं यूज़ किया कॉम्पैक्ट वेराइटीज़ को। कॉम्पैक्ट वेराइटीज़ मतलब ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की भी होती, इनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती, और जो हाइब्रिड क्रॉप का जो डेफिशिएंसी है वो कॉम्पैक्ट क्रॉप में नहीं आती। इनका फर्टिलाइज़र यूजेज कम है, मैन आवर्स कम लगेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट कम होगा, लेस वल्नरेबिलिटी टू डैमेज फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट ड्यू टू शॉर्टर फील्ड ड्यूरेशन। तो वी शुड हैव गॉन इन दिस डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ गोइंग इन हाइब्रिड वेराइटीज़। अब ये जो GMO है इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस भी आते हैं। जैसे कुछ रेगुलेटर्स हैं GMO के, एक है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, एक है कार्टाजीना प्रोटोकॉल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, बायोसेफ्टी का।
ये सब जो वर्ल्ड लेवल पे हम देखें ना, तो बीटी कॉटन इतना सक्सेसफुल भी नहीं है। जैसे टर्की हुआ या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हुए, इन्होंने विदाउट यूजिंग बीटी कॉटन काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया है कॉटन का। तो ये गलत है कि हम केवल बीटी कॉटन को ही एक आगे पुश करें। बीटी कॉटन शुड बी अवेलेबल एज अ चॉइस, but it should not be forced upon the farmer. That is what the author has tried to talk here. Now, this is Think Climate Change Action Act Global, Global and Local, Global. सी COP25 हुआ मैड्रिड में 2019 में, ये फेल हो गया, इसका कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। हम यूएसए में भी देखते हैं, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है, ही इज डिक्लाइनिंग टू इवन रिकॉग्नाइज द क्लाइमेट चेंज। अब नेक्स्ट कॉप होगा ग्लासगो में 2020 में। द प्रॉब्लम इज ये जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स है ना, कंट्रीज, ये कोई टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं। सेवरल डिस्कशंस, finances, ambition, transparency of support, pre-2020 action, wealthy countries were recalcitrant, means they were not hopeful, they were not providing the necessary input. Now, ऐसे केसेस में हमें क्लाइमेट एक्टिविज्म, सब स्टेट एक्टर्स, मतलब जो मेन स्टे नेशंस के बजाय एक्टिविस्ट, सब स्टेट एक्टर्स लाइक एनजीओज, एकेडमिशियंस, स्टूडेंट्स जैसे ग्रेटा थर्नबर्ग है, इन सब का हम पार्टिसिपेशन करके क्लाइमेट चेंज में एक इम्पैक्ट ला सकते हैं इन कॉम्बैटिंग द क्लाइमेट चेंज। सेकेंड जो बात है वो है सेंटर और स्टेट। सेंटर के लिए हमारे यहाँ है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, स्टेट के लिए है स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इन दोनों का इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, इन दोनों को सेम पेज पे लाना पड़ेगा, तभी हमें टेंजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। Climate change is real and efforts should be collective in nature. So this is page number 11. म्यांमार, म्यांमार कहाँ है? म्यांमार ये रहा, ये इंडिया के नेबर्स हैं। देखो ये है हमारा इंडिया, ये चाइना है, ये अफ़गानिस्तान है। 106 किलोमीटर जो बॉर्डर है हम अफ़गानिस्तान से शेयर करते हैं। ये पाकिस्तान है, ये अरेबियन सी है, ये मालदीव्स है, ये इंडियन ओशन है, ये श्रीलंका है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये हमारा बांग्लादेश है टूवर्ड्स बंगाल। दिस इज़ म्यांमार और दिस इज़ चाइना। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना को एंट्री चाहिए इंडियन ओशन में, तो वो एक एंट्री अरेबियन सी में लेना चाहता है फ्रॉम पाकिस्तान। इसके लिए इसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। अब वो दूसरी एंट्री लेने का प्लान कर रहा है इन बे ऑफ बंगाल वाया म्यांमार, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो हिस्टोरिकली चाइना और म्यांमार के कोई बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं रहे। शी जिनपिंग भी अभी काफ़ी टाइम बाद म्यांमार को विजिट किए हैं, बट अब यहाँ पे दोनों को एक दूसरे की नीड्स हैं। सी म्यांमार में प्रॉब्लम ये हो रही है, एक तो रोहिंग्या इश्यूज़ हैं, उसमें म्यांमार की गवर्नमेंट बैकफुट पे है। म्यांमार में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, देन डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं। तो ये तो म्यांमार के चैलेंजेस हैं। चाइना के चैलेंजेस क्या हैं, उसको इंडियन ओशन में आना है, उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको सक्सेस बनाना है। सो दैट इज़ वाई ये दोनों मिलके अभी यहाँ पे नया चैप्टर लिख रहे हैं, रिन्यूड फ्रेंडशिप चाइना एंड म्यांमार। नाउ दिस इज अगेन अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न। अगर हम स्पेशलिस्ट की बात सुने ना, तो वो बोलते हैं जो चाइना है दैट इज़ द मच बिगर थ्रेट टू इंडिया देन एनीवन एल्स। नाउ दिस इज अनटैप्ड सॉफ्ट पावर। जो मूवीज़ होती हैं, बॉलीवुड मूवीज़, रीजनल मूवीज़, टॉलीवुड, ये जो होती हैं इनकी मास अपील होती है, सोशल मैसेजेस देती हैं, ये पॉजिटिव चेंजेस लाती हैं सोसाइटी में। बट हम मूवीज़ को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे जीएसटी में भी इनको 18% स्लैब में रखा था, पहले लग्जरी में रखा था 28% में। अगर कोई स्टेट टैक्स फ्री भी करता है, जैसे तानाजी को टैक्स फ्री किया महाराष्ट्र ने, तो वो केवल स्टेट जीएसटी ऑफ होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी ऑफ नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस है, हमारी 1.37 बिलियन पॉपुलेशन है और हमारे पास स्क्रीन्स अराउंड 10,000 है, विच इज़ वेरी वेरी लेस। इंसेंटिव्स प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं। मूवी शूटिंग्स में एडवर्टाइजमेंट होता है, अगर मूवी शूटिंग किस प्लेस में होती है ना, तो उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, टूरिज्म राइज होता है। सो दिस इज द हाई टाइम दैट वी understand, recognize and tap the potential of movie industry. Now this is about Mumbai to remain open 24/7. अब सारे ईटरीज और कैफ़ेज 24/7 ओपन रहेंगे रात भर। लेबर लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे पीस मेंटेन करना पड़ेगा, और जो गाइडलाइन है दैट नीड टू बी फॉलोड। नाउ दिस इज प्रेसिडेंट कॉन्फर बाल शक्ति पुरस्कार। 49 चिल्ड्रन को इनोवेशन, सोशल सर्विसेज, स्पोर्ट्स, कल्चर, ब्रेवरी, इन सब कैटेगरी में 5 से 18 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। 1 लाख का प्राइज है, सर्टिफिकेट है और साइटेशन है। दिस इज पेज नंबर 13। पेज नंबर 14
अबाउट दिस कोरोना वायरस। ये एक फैमिली ऑफ पैथोजन है, जैसे सार्स था ना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये बैट्स और कैमल्स के थ्रू ह्यूमन में आया था। तो ये जो नया कोरोना वायरस आया है ये 80% जेनेटिकली सिमिलर है सार्स में। वुहान जो एरिया है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं इसके, और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र भी हो रहा है। इसकी वैक्सीन अभी तक आई नहीं है और सिम्टम्स इसके न्यूमोनिया जैसे होते हैं। नाउ यूएस प्रेसिडेंट वॉर्न्स ऑफ ट्रेड वॉर विद ईयू नेशन। अभी हम देख रहे थे ना, यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर हो रहा था, अब यूएस और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड वॉर स्टार्ट होने वाला है। ऑन व्हाट मैटर्स? ऑन ऑटोमोबाइल। यूरोप से जो यूएस ऑटोमोबाइल जाते हैं उनमें टैरिफ कम है, तो दैट इज वाई। और जो यूएस से यूरोप में आते हैं उनमें टैरिफ ज़्यादा है। तो डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग दिस इज नॉट अ फेयर डील, आई वांट अ न्यू डील। तो वी कुड सी दिस यूएस ईयू ट्रेड वॉर इन द अपकमिंग डेज। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का impeachment process is ongoing. Then this is about RBI. RBI 1935 एक्ट से बना था। RBI के बहुत सारे रोल्स हैं इंडिया में, बैंकर्स ऑफ बैंक है, बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेटर है। तो रेगुलेटिंग कैपेसिटी में आरबीआई ने कहा है जो फ्रॉड्स हो जाते हैं क्रेडिट डेबिट कार्ड में, इसके लिए जो यूजर्स हैं उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए इनेबल और डिसेबल करने का अपने कार्ड्स में। ये सेफ्टी पर्पजेस के लिए बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अबाउट BS6 नॉर्म्स। BS6 मतलब भारत स्टेज 6। ये जो यूरो नॉर्म्स है ना उसी के इक्विवेलेंट है, इंडियन कंडीशंस के लिए टेलर मेड है। BS6 नॉर्म्स हम अप्रैल 2020 से आ रहे हैं। इसमें हम डायरेक्ट BS4 से BS6 जाएंगे, 5 नहीं आएगा, 4 to 6। अब BS6 नॉर्म्स में जो पॉल्यूशन नॉर्म्स है ना, तो गाड़ी में जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है वो कम होगा, फ्यूल का जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर होगा, तो ओवरऑल ये लेस पॉल्यूटिंग रहेंगे। इससे क्या हो रहा था, सब लोग वेट कर रहे थे अप्रैल का कि हम सब लोग BS6 गाड़ी खरीदेंगे और BS4 गाड़ी नहीं लेंगे। इससे ऑटोमोबाइल क्राइसिस बहुत हद तक हुआ है, सेल्स स्लम्प हो गई थी। नाउ द इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टिंग कि आफ्टर अप्रैल जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसकी सेल्स रिवाइव हो जाएगी। नाउ दिस इज शोकेज एंड दिस इज शोकेज, नो वीज़ा नो वरीज। फेडरर स्टॉर्म इन थर्ड राउंड, ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है। दिस इज स्पोर्ट्स एंड दिस इज sports. So today we read about BS6 norms, RBI, credit debit, disable enable, US EU trade war, coronavirus, Bal Shakti Award, Mumbai Open 24/7, untapped soft power. We read about China Myanmar economic corridor, Myanmar China relations. We read about Think Climate Change Action Global. Then we read about India's cotton, BT cotton, playing with learning, ending inaction, about anti-defection, then Pathalgadi movement, facial recognition technique, Vyom Mitra, Gaganyaan, Vyom Mitra, Aadhaar card, Jammu and Kashmir tourism, fogs, democracy index, ranks drop, and we read about Nirbhaya case convicts, और इसमें जो हमारे rules हैं वो accused centric हैं that need to be changed, and then we read about Citizenship Amendment Act 2019. So this is 23rd January of 2020. Thank you so much for watching this video. Take care.